नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। जनरली क्या होता है कि हमारा संविधान यह तो कहता है कि हर एक व्यक्ति को सोचने और अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी युक्त प्रतिबंध लगे हुए हैं। एक ऐसे ही प्रतिबंध का मामला हमारे सामने आया है और पता लग रहा है कि एक कर्मचारी को किस प्रकार अपने विचार प्रस्तुत करने से रोका गया। उसने विचार प्रस्तुत किए तो उसको बर्खास्त कर दिया। समझते हैं पूरा मामला क्या है, उसके बाद आप लोग अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा कि क्या यह सही हुआ है या कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। ठीक है, तो देखिए जो केस है यह केस है हिताची एस्टेपो फी प्राइवेट लिमिटेड का। दरअसल क्या स्थिति थी कि यह जो कंपनी है, इस कंपनी में लंबे समय से विवाद चल रहा है कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कि सैलरी बढ़ा दो। लेकिन क्या हुआ कि उसकी बातचीत ही चल रही है, कोई अंतिम निर्णय नहीं आया। लेकिन एक कर्मचारी था, उस कर्मचारी ने कुछ फेसबुक पे पोस्ट कर दी। फेसबुक पे उसने जो पोस्ट की वह पोस्ट कंपनी के विरुद्ध थी, यानी कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही थी। आजकल जनरली क्या होता है कि मांगे नहीं सुनी जाए तो हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ही उपयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कर्मचारी ने फेसबुक का उपयोग किया और 2 पोस्ट कर दी अपनी कंपनी के बारे में। उनको विचार बताए अपने कि सैलरी क्यों बढ़ानी चाहिए या वह कैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। जिस समय यह मामला सामने आया तो फिर कंपनी के अंदर एक बोर्ड का गठन किया गया, व्यक्ति को दोषी माना गया और काम से ही निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। अब यहाँ पर हमने देखा कि अब मामला पूरा का पूरा हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने कहा है कि देखिए उसको निकाला गया व्यक्ति को बिल्कुल ठीक हुआ, इसमें कोई खराबी नहीं है। क्योंकि जब कभी आप किसी संस्थानों से जुड़ जाते हैं तो चीज़ों को संभालना ज़रूरी होता है, उसकी इमेज की रक्षा ज़रूरी होती है। वहीं संविधान आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन उस सब के बावजूद कुछ ना कुछ प्रतिबंध है। तो जजमेंट आया है बॉम्बे उच्च न्यायालय की तरफ से। पूरा मामला बेहद खास है, समझेंगे। लेकिन पहले एक प्री का प्रश्न देख लेने के बाद एक सरल सा प्रश्न है, सिविल सेवकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप लोग को सिविल सेवक बनना है ना, प्रश्न को समझिए और पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, पूरा बेहद खास है आप लोग के लिए। जहां मामले आपको देखने को मिलेंगे आपके जीएस पेपर के साथ साथ में कुछ केस स्टडी भी आप लोग उसको जोड़ पाएंगे। केस स्टडी के साथ साथ यदि प्री में प्रश्न पूछ लिए जाए तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं। कर्मचारी हिताची कंपनी के अंदर 2017 से काम कर रहा था। 2007 में मामला उठा वेतन समझौते को लेकर। तो जो कंपनी की मान्यता प्राप्त यूनियन है, उस यूनियन और कंपनी के बीच में सारी बातचीत चल रही थी। ठीक, जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की, आंदोलन की, कहा कि हमारी मांगे पूरी करो। इसी के साथ आंदोलन चल रहा था। लेकिन यह जो एक कर्मचारी था, यह हाईलाइट हो गया रीजन 20 फरवरी 2017 को फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर दी। जो पोस्ट हुई, कंपनी ने माना कि देखिए ये तो हमारे लिए अपमानजनक है और हमारा ही कर्मचारी हमारे ही विरुद्ध पोस्ट कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह हमारी इमेज को खराब कर रहा है। इतनी बड़ी कंपनी की इमेज को इस तरह से खराब करना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जिसके बाद में फिर पूरा का पूरा बोर्ड बना, मामला सामने आया और ऐसा माना गया कि आप कंपनी के अंदर हिंसा भड़काना चाहते थे, अन्य कर्मचारियों को उकसाना चाहते थे, जो कि अव्यवस्था को बढ़ावा देता, नफरत को पैदा करता। ये सब चीज़ें हम स्वीकार नहीं करेंगे। अप्रैल 2018 में जांच अधिकारियों ने कहा कि सब चीज़ें बिल्कुल गलत हुई हैं, जो भी यहाँ पर पोस्ट हुई हैं यह गलत थी, जिस वजह से दोषी माना गया और 2 मई 2018 को व्यक्ति की सेवाएं समाप्त कर दी गई। अब हमने यहाँ पर यह चीज़ समझी कि कहीं ना कहीं जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, देखिए जब कभी भी कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनता है, सरकारी अधिकारी बनने के बाद में उसकी बहुत सारी जो अधिकार हैं वह अधिकार और स्वतंत्रताएं बाधित हो जाती हैं और वह ऐसी बातें नहीं कह सकता जिससे कि सरकार की छवि बहुत अधिक खराब हो जाए या केंद्र सरकार राज्य सरकारों के संबंध खराब हो जाए या फिर सरकार का किसी दूसरे देश से संबंध खराब हो जाए। आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमने अब तक यह माना था कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम है, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नियम नहीं है। जबकि हमने यहाँ देखा कि प्राइवेट कर्मचारी भी इस प्रकार की स्थिति में पीड़ित हो सकते हैं, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मामला पहुंचा श्रम न्यायालय में, लेबर कोर्ट में केस कर दिया गया कि ऐसे कैसे निकालेंगे आप। मामला पूरा चला वर्ष 2018 में। लेकिन क्या हुआ कि जब मामला यहाँ पर चला तो यहाँ पर ऐसी स्थिति मानी गई कि देखिए जो आरोप लगे थे और जो जांच हुई थी उनके निष्कर्ष खराब थे और आपके पास जो भी जांच के सबूत थे या आरोप पत्र थे वो सब कुछ अवैध थे। तो श्रम न्यायालय ने यह माना कि देखिए जो आपने निर्णय लिया है, व्यक्ति को बर्खास्त किया है, यह गलत है। इस स्थिति में आप व्यक्ति को बर्खास्त नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ कि कंपनी ने रुख किया
हाई कोर्ट का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो श्रम न्यायालय ने कंपनी को आदेश दे दिया था कि आपने जो बर्खास्तगी की है इसको वापस लीजिए और व्यक्ति को पुनः ज्वाइन कराइए। तो कंपनी को लगा कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चीज़ें ठीक नहीं है, फिर कंपनी गई हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में जाने के बाद में मामला यह हुआ कि जिस प्रकार से पहले कंपनी के बोर्ड की जांच उसके निर्णय को श्रम न्यायालय ने पलटा, अब श्रम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को हाई कोर्ट ने पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, संविधान में आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इसको हम तर्कसंगतता से परे स्वीकार नहीं कर सकते। यदि आपकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तर्कसंगतता से परे हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अधिक खराब हो सकती है। तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे क्योंकि विनाशकारी परिणाम होंगे। और यदि अनुमति दी जाती है तो यह समाज में संदेश जाएगा सभी लोगों के लिए कि आप इस प्रकार के कामों को आगे और अधिक कर सकते हैं क्योंकि कानूनी मान्यता है। इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो ताकि विनाशकारी परिणाम रुक सके। और हाई कोर्ट ने माना कि कंपनी ने जो बर्खास्तगी की है बिल्कुल न्याय संगत है, ठीक है, और आपको जो स्वतंत्रता मिली है उसमें तर्क संगतता का पालन करना बेहद ज़रूरी है। जनरली क्या होता है कि हम सभी लोग भी इस प्रकार के काम करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, और हम नहीं सोचते लिखने से पहले हम क्या लिख रहे हैं, और सरकार की हम इस रूप में आलोचना कर देते हैं जो रूप स्वीकार्य नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि सरकार पॉलिसीज लाती हैं, आपके दोनों पक्ष हो सकते हैं, चाहे तो आप पसंद करें उन पॉलिसीज़ को, उन नीतियों को, या फिर आप पसंद ना करें, ये आपका अपना पक्ष है। लेकिन आलोचना का एक तरीका होता है, यदि आप उस तरीके का पालन करते हैं तो सब चीज़ स्वीकार करेगी सरकार भी कि ठीक है, व्यक्ति ने कहा, अच्छे शब्द उपयोग किए, सब चीज़ें ठीक है, आपके जो भी विचार हैं, जो भी बातें हैं, उन पर हम लोग ठीक है सोचते हैं, समझते हैं, आगे निर्णय लेंगे। लेकिन आपके जो विचार हैं वह विचार भी इस रूप में थे जिनको स्वीकारा नहीं जा सकता, तो फिर उसके बाद में दुष्परिणाम तो होंगे ही। मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि जैसे एक बच्चा है, बच्चा मांग करता है कि मम्मी बलून दिला दो, साइकिल दिला दो, तो एक रिक्वेस्ट का तरीका होता है वहाँ पर भी ना, या शब्द ठीक है कि जी दिला दीजिए, ठीक है ना, आपने ही दिलाना है, वगैरह वगैरह, सहमति होती है आपस में। सरकार सरकार ही होती है, चाहे घर की सरकार हो चाहे बाहर की सरकार हो, ठीक है। तो आप अपने आलोचना के विचार जो है वह एक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं तो सही हो। गलत रूप में प्रस्तुत करेंगे तो देखो सरकार भी फिर बाद में उसके बाद में कड़े निर्णय लेगी, और घर में तो कड़े निर्णय कैसे लिए जाते हैं ये आपको सब पता ही है ना। तो कोर्ट ने यह विचार सारे प्रस्तुत किए और कहा कि ठीक है, बर्खास्तगी बिल्कुल सही थी, ठीक है। अब बर्खास्तगी निपटा दी इन्होंने। अब यह तो हुआ प्राइवेट कर्मचारी के साथ में, क्या हुआ, कैसा मामला था, ये आपने जान लिया और आप समझ गए कि स्थिति क्या है। अब इसी के साथ अब आपको बनना है आने वाले समय में एक सिविल सेवक, ठीक है, चाहे आप राज्य में बन रहे हैं, केंद्र सरकार में बन रहे हैं, वहीं हो सकता है कि आप किसी और प्रोफेशन में चले जाएं, टीचर बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। इंजीनियर तो लगातार आ ही रहे हैं सिविल सर्विसेज के अंदर ना, तो इंजीनियर बन के हो सकता है आप सिविल सर्वेंट बन जाएं, कुछ भी संभव है। लेकिन जब कभी भी आप किसी संस्था से जुड़ रहे हैं, कुछ परिधियों से जुड़ रहे हैं, तो कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है, स्थितियों को समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। वहीं दूसरी बात यह है कि यदि हम प्राइवेट क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं तो सरकारी क्षेत्र में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपके बहुत सारे मौलिक अधिकार बाधित हो जाएंगे, उनका हनन हो जाएगा, आपको मौलिक अधिकार पूर्ण रूप में नहीं मिलेंगे। और इन मौलिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार यदि कोई बाधित होगा तो वह होगा संविधान का अनुच्छेद 19, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जैसे कि अगर हम सिर्फ मुख्य रूप से अभी सिविल सेवकों की बात करें तो देखिए हमारे पास में है केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम, जिसको 1964 में तैयार किया गया था, ठीक है जी। तो इसके अंदर ना नियम है, एक नियम 8 और एक नियम 9। अपने आप में कुछ खास है, थोड़ा समझिएगा क्या कहता है। तो देखिए इसका जो नियम 8 है वह बनाया गया है पर समाचार पत्रों से संबंधित। कहा गया है कि यदि कोई भी सिविल सेवक है या सरकारी सेवक है, ऐसी स्थिति में पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी समाचार पत्र से जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकाशन का संचालन करना चाहते हैं, संपादन करना चाहते हैं, या वहां पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप पहले सरकार की अनुमति लें। यदि आप सरकार की अनुमति लेंगे, सरकार अनुमति देती है, उसके बाद ही आप इस प्रकार के प्रकाशन कर सकते हैं। रीज़न क्या है, जैसे कि हम समाचार पत्रों की बात कर रहे हैं, समाचार पत्रों को लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है ना। न्यूज़ को अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे देखेंगे सब जगह यही कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होती है, समाचार पत्र होते हैं। तो इसीलिए कुछ भी बात होगी या कोई भी आलोचना का स्तर है, इन्हें पूरा अधिकार है आलोचना करने का।
अगर आप इनके साथ जुड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपके विचार स्वतंत्र हो गए। तो इसीलिए सिविल सेवकों के जो अधिकार हैं उनको यहाँ पर हतोत्साहित कर दिया गया है कि यदि आप प्रशासन का हिस्सा हैं तो जो भी काम हो रहा है इसका मतलब है कि आपकी भी भूमिका है, और यदि आप उन सबके अगेंस्ट जाते हैं तो यह प्रशासन के लिए गलत होगा, सरकार के लिए गलत होगा। इसलिए अगर आप जुड़ेंगे इनके साथ में तो आपको स्वतंत्र विचार अपनाने होंगे, जो कि अनुमति नहीं मिल सकती। इसीलिए सरकार की पूर्व मंजूरी लेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। सरकार बताएगी उसके बाद में कि भाई पूरी तरह से आप जुड़ सकते हैं या आंशिक रूप से, यह अंततः निर्णय लिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप भाग लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ पर समझ गए। तो नियम 8 में मुख्य रूप से सिविल सेवकों या सरकारी कर्मचारियों की बात की गई है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति समझते हैं इसके नियम 9 की। तो देखिए इसका जो नियम 9 है वह भी अपने आप में खास है। इस नियम 9 में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, संचार के किसी भी रूप में आप अपने तथ्य या अपनी राय नहीं देंगे। थोड़े दिन पहले आपको बताया था ना कि कोलकाता हाईकोर्ट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी न्यायाधीशों को, कहा था कि आप न्याय करने के लिए बैठे हैं, उपदेश देने के लिए नहीं बैठे, और अपने निजी विचारों को प्रस्तुत करने के लिए भी आप यहाँ नहीं बैठे हैं। यह स्टेटमेंट दिया था ना। ठीक ऐसी ही बात यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो संचार के किसी भी रूप में, चाहे आप लिख के दें, चाहे आप मौखिक रूप से दें या कुछ और, ठीक है, चित्र बना करके दें, कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी रूप में अपने विचार नहीं देंगे, अपने राय नहीं देंगे। कैसे विचार और कैसी राय, यह समझ लीजिए। आपको ऐसे विचार और ऐसे राय नहीं देने हैं, ऐसे बयान नहीं देने हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों को खराब करे, उनकी नीतियों के प्रति दिखाए कि वह गलत है। यानी कि आप पहली बात प्रशासन में है, ऊपर से केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई नीति है उसको ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब समझ रहे हैं आप, सरकार में आने का मतलब, ब्यूरोक्रेसी में आने का मतलब, सरकार के तहत एक हिस्सा बनने का अर्थ क्या है कि आपको कहीं ना कहीं अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करना होगा। अभी तो हम कुछ भी कह देते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी 1-2 दिन पहले ही कि क्या सरकार चुनाव आयोग को नियंत्रित करना चाहती है या अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। अभी हम प्रशासन का हिस्सा नहीं है, प्रशासन का हिस्सा बनेंगे तो फिर हमारे को अप्रोच दूसरी रखनी पड़ेगी या मुंह बंद रखना पड़ेगा। यह स्थिति हम लोग को अपनानी पड़ती है। तो वही कहा गया है कि देखिए, यदि सरकार की कोई मौजूदा नीति है या कोई नई नीति है, उसकी प्रतिकूल आलोचना आप नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने के लिए आप कोई बयान नहीं देंगे। साथ साथ हमारी केंद्र सरकार या विदेशी किसी राज्य के साथ में हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, ऐसा भी कोई बयान आप नहीं देंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जितने भी अधिकार थे अभिव्यक्ति के, इसको हतोत्साहित कर दिया गया। रीजन क्या है, अगर एक सामान्य व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट या एक सरकारी अधिकारी, किसी बड़े पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत करेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि या तो विचार सरकार की तरफ से आया है या फिर गड़बड़ बहुत बड़ी है। तो इसी वजह से यहाँ पर सरकार ने यह नियम शामिल किया कि आप ऐसे विचार नहीं देंगे जो सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा हो या संबंधों को खराब करे, चाहे संबंध केंद्र और राज्य के बीच हो या फिर केंद्र और विदेशों के बीच हो। क्लियर है बात सारी की सारी, इतना आप लोग अच्छे समझ गए। इसके साथ साथ ही अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं इस सब के लिए। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 19 है, उसमें कहा गया है कि आपको विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। सामान्य नागरिक के लिए आपको हर एक चीज़ की अनुमति है। यहाँ पर प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने विचार निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करेंगे, व्यावसायिक भाषण दे सकते हैं, प्रसारण का अधिकार आपको है, सूचना का अधिकार है, आलोचना का अधिकार भी है, लेकिन मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। ठीक है ना, शब्दों की मर्यादाओं को कभी नहीं भूलना है, और आप जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, है ना, तो शब्दों की मर्यादा आपसे बेहतर कौन ही समझ पाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय सीमाओं से परे अभिव्यक्ति का अधिकार भी आपको समझना है। हर एक चीज़ आपने समझनी है प्रॉपरली तरीके से। इन सभी दायरों में आप रहते हैं तो आपको यह अधिकार मिला हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बाधित है। जैसे कि आपको मैंने बताया सरकारी कर्मचारियों के लिए बाधित है। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 19 जो है यह हमारे सशस्त्र बल के जितने भी कर्मचारी हैं उन लोग को यह अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि अनुच्छेद 33 कहता है कि सशस्त्र बल का अगर आप सदस्य हैं तो ऐसी स्थिति में आपके बहुत सारे मौलिक अधिकार बाधित हो जाएंगे, जिनमें अभिव्यक्ति, विचार और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। इतना के लिए है आप लोग को। तो मामला कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी डीप है। तो विचारों को यदि आप प्रशासन में हैं तो आपको नियंत्रित करना पड़ेगा अपने, ताकि आप किसी भी ब्लंडर में ना फंसें। ठीक है, यदि हाँ आप जब तक आप कहीं नहीं हैं तो तब तक आप चीज़ों को संभाल सकते हैं। हालांकि आप लोग के लिए मेरी जो बेस्ट सलाह है वह यह है कि आप सबको भी आने वाले समय में सरकार का एक अंग बनना है। तो ऐसी स्थिति में नीति कोई भी हो,
हमेशा उस नीति के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही आप लोग अपने पास तैयार रखें, क्योंकि यदि आप कहीं भी मेंस में आंसर लिखेंगे तो जो क्रिटिसाइज आपको करना है आप क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन साथ साथ जरूरी है कि उसके अच्छे पक्षों की भी चर्चा करें। यदि आप एक संतुलित आंसर लिखेंगे तो चीजें नहीं गड़बड़ाएंगी, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। क्लियर है बात सारी की सारी? तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर अब कोई परेशान नहीं होगी, आप समझ गए होंगे कि किसके पास किस प्रकार के अधिकार हैं, किसके अधिकार कहां बाधित हो रहे हैं, और आप जिस संस्था का हिस्सा हैं, जिस विभाग का हिस्सा हैं, आप उसका अगेंस्ट जाते हैं। एक आलोचना का तरीका होता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं सामान्य रूप से, लेकिन एक बड़े स्तर पर यदि बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं तो चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। ठीक है, मामला क्लियर है? आप आने वाली केस स्टडी में सारा मामले का उपयोग कर सकते हैं और अपने आंसर्स को भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग को मैंने शुरू में दिखाया था, कुछ इस प्रकार का प्रश्न आप लोग के सामने था, तो अपना आंसर कमेंट करना है और अपने विचार ज़रूर बताने हैं कि जो वह व्यक्ति था उसके साथ ठीक हुआ या नहीं हुआ, न्यायालय ने सही किया या नहीं किया, और अभी भी हो सकता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाए। ठीक है, वहीं सिविल सेवकों के ऊपर क्या क्या प्रतिबंध हैं और हमारा संविधान क्या कहता है, हर एक बात आप लोग को बता दी गई, साझा कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेंस के लिए भी एक अच्छा कंटेंट अब आपके पास होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करें, लाइक के बिना नहीं जाइएगा। साथ साथ आपको प्रश्न का आंसर चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर भी सही रहा होगा, चीज़ों को आपने अच्छे समझा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।